टॉम हेगन बृहस्पतिवार की सुबह अपने ऑफिस में पहुंचा। वो अपना सारा पेपर वर्क पूरा कर लेना चाहता था ताकि अगले दिन यानी शुक्रवार को विर्गिल सोलोजो के साथ तय हुए महत्वपूर्ण मुलाकात के बारे में पूरी शाम डॉन से विचार विमर्श कर सके। उन्हें पता लग चुका था कि सोलोजो किसी नए व्यवसाय की पेशकश करना चाहता था, इसलिए प्रत्येक पहलू पहले से ही सूक्ष्मता से सोच विचार कर लेना जरूरी था। मंगलवार की शाम को कैलिफोर्निया से लौटकर हेगन ने वॉल्ट्स से हुई बातचीत का विवरण डॉन को दिया तो डॉन को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने हेगन से पूरी बात 2 बार सुनी थी। जब हेगन ने उस 12 वर्षीय सुंदर लड़कों के बारे में बताया तो मन में उठते जबरदस्त घृणा के तूफान को दबा न पाने के कारण धीरे से बड़बड़ा दिया था। कमीना कुत्ता। अंत में हेगन से पूछा, क्या यह आदमी वास्तव में अपरिवर्तित है? प्रश्न के मर्म को समझाते हुए हेगन मुस्कुराया, आपका मतलब है कि सिसिलियन की भांति अपरिवर्तित? डॉन ने उसकी चापलूसी भरे बुद्धि चातुर्य पर पुलकित भाव से सिर्फ स्वीकृति सूचक सर हिला दिया तो हेगन ने कहा, नहीं, बस इतनी ही बातें हुई थीं। सारे विषय पर अगले दिन तक सोचते रहने के बाद डॉन ने मंगलवार दोपहर बाद हेगन को बुलाकर अपने निर्देश दे दिए। उन सूचनाओं पर काम करने में हालांकि हेगन को शेष पूरा दिन लगाना पड़ा, लेकिन उसके मन में डॉन के प्रति आश्चर्य एवं प्रशंसा के भाव द्विगुणित हो गए। डॉन ने समस्या का हल तलाश लिया था और अब इसमें जरा भी संदेह नहीं रह गया था कि वॉल्ट्स आज सुबह फोन द्वारा खबर देगा कि जॉनी फॉन्टाने को नई वार फिल्म में ले लिया गया था। उसी क्षण टेलीफोन की घंटी तो बजी, लेकिन फोन करने वाला अमेरिगो बोनासेरा था। उसका स्वर कृतज्ञतापूर्ण था। उसने डॉन को सूचित कर दिया कि वह अटूट मैत्री स्थापित कर चुका था। बदले में डॉन के संकेत करने की देर था कि अमेरिगो बोनासेरा अपनी जान न्यौछावर कर देगा। हेगन ने उसे आश्वासन दे दिया कि डॉन को बता दिया जाएगा। डेली न्यूज के बीच वाले पृष्ठ पर सड़क पर पड़े जेरी वेगनर और केविन मुनान की फोटो छपी थी। फोटो इतनी साफ और बीभत्स थी कि उनके चेहरे कुचले हुए मांस के लुथरे नजर आ रहे थे। समाचार में उनके जीवित रहने का करिश्मा बताते हुए कहा गया था कि उन्हें महीनों अस्पताल में रहना पड़ेगा और चेहरों की प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी। हेगन ने मन ही मन सोचा कि क्लेमेंजा से कहकर पॉलीगाटो के लिए कुछ करना होगा। वह अपना काम करने में पूरी तरह कुशल एवं समर्थ था। इसके बाद हेगन लगातार 3 घंटे तक डॉन की रियल स्टेट कंपनी, ऑलिव ऑयल इंपोर्ट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन फर्म की आमदनी की रिपोर्ट चेक करता रहा था। इस काम में वह इतना व्यस्त था कि जॉनी फॉन्टाने की समस्या को बिल्कुल भूल गया था। जब उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि कैलिफोर्निया से फोन आया है तो उत्तेजना सी अनुभव करते हुए हेगन रिसीवर उठाकर बोला, हेगन हियर। दूसरी ओर से आती हुई आवाज घृणा एवं भावातिरेक के कारण पहचाने जाने योग्य नहीं थी। वाल्ट्स चीख रहा था, हरामजादे, कमीने, मैं तुम्हें 100 वर्षों के लिए जेल में सड़वा दूंगा। तुम्हें बर्बाद करने के लिए पाई पाई खर्च कर दूंगा और उस गलीज फॉन्टाने को हिजड़ा बनवा दूंगा। तुम सुन रहे हो ना गिनी पिग? मैं जर्मन आयरिश हूँ, हेगन ने नम्रतापूर्वक कहा। प्रत्युत्तर में काफी देर खामोशी छाई रहने के बाद दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। हेगन मुस्कुराने पर विवश हो गया। बेहद गुस्से में होने के बावजूद भी वाल्ट्स ने डॉन कार्लोन की शान में कोई बदतमीजी नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी इतने पुरस्कार के तो अधिकारी होते हैं। पाई 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 जैक वॉल्ट्स हमेशा अकेला सोता था। हर जैसे लंबे चौड़े बेडरूम में 10 आदमी जिस पर आसानी से लेट सके इतने बड़े पलंग पर 10 वर्ष पहले अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही सोता आ रहा था। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं था वह स्त्रियों के साथ सहवास नहीं करता था। शारीरिक दृष्टि से वास्तव में वह अपनी आयु की अपेक्षा कहीं अधिक ताकतवर तो था, अब वह केवल कमसिन लड़कियों द्वारा ही कामोत्तेजित होता था। साथ ही अच्छी तरह जानता कि उसका पौरुष और धैर्य केवल शाम के समय कुछ घंटे का ही प्रेमालाप सहन कर सकते थे। इस बृहस्पतिवार की सुबह वह न जाने कैसे जल्दी उठ गया। सुबह का उजाला अभी अच्छी तरह नहीं फैला था, किंतु पलंग के पांवों की आकृति घोड़े के सिर जैसी थी। नींद की खुमारी को झटकते हुए उसने टेबल लैंप का स्विच ऑन कर दिया। फिर जो दृश्य उसे दिखाई दिया उसके सदमे से बुद्धि कुंठित हो गई और शरीर को लकवा मार गया।
उसे यूं प्रतीत हुआ जैसे उस पर वज्राघात किया गया हो। दिल की धड़कनें पल पल बढ़ती जा रही थीं। उसे लगा कि अभी वमन होने वाली थी। अगले ही क्षण उसने पलंग पर ही वमन कर दी। पलंग से कुछ ही दूर एक टेबल पर उसके बहुमूल्य एवं चहेते घोड़े खार्तूम का खून से लथपथ कटा हुआ सिर रखा था। वह एकदम इस बुरी तरह आतंकित हो गया कि चीख चीख कर नौकरों को इकट्ठा कर लिया और फिर इसी अवस्था में फोन पर हेगन को गालियां भी बक दी। उसकी विक्षिप्तावस्था देखकर बटलर ने वॉल्ट्स के व्यक्तिगत डॉक्टर और स्टूडियो में उसके सहायक को भी बुला भेजा था, लेकिन उन दोनों के पहुंचने से पहले ही वह सामान्य अवस्था में आ गया। वॉल्ट्स को भयंकर आघात पहुंचा था। बिना किसी चेतावनी के जिसने $6 लाख के घोड़े को समाप्त कर दिया, वह कैसा आदमी रहा होगा। इतना क्रूर और बिल्कुल बेपरवाह आदमी क्या स्वयं को सृजनहार समझकर अपना ही कानून चलाना जानता था। सहसा वॉल्ट्स को ख्याल आया कि पहले घोड़े को बुरी तरह बेहोश किया होगा और फिर भारी कुल्हाड़े से शांतिपूर्वक उसका सिर काट दिया होगा। ती वाले आदमियों के इस कथन पर उसे विश्वास नहीं हुआ था कि उन सबको खरीद लिया गया था। वॉल्ट्स मूर्ख कदापि नहीं था, वह केवल अत्यधिक आत्माभिमानी था। उसने स्वयं को डॉन से अधिक शक्तिशाली समझने की भूल की थी, लेकिन अब उसे न सिर्फ सबूत मिल गया था बल्कि वह इस संदेश को भी समझ चुका था कि इतना संपत्तिवान, अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंध और FBI के चीफ का मित्र होते हुए भी ओलिव ऑयल आयात करने वाला एक इटालियन उसकी हत्या करा सकता था, क्योंकि वह जॉनी फॉन्टाने को अपनी फिल्म में भूमिका देना नहीं चाहता था। लेकिन यह असहनीय है, किसी को भी इस प्रकार का व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि सभी ऐसा करने लगे तो संसार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, यह पागलपन था। इसका मतलब ये हुआ कि अपने धन और साधनों को भी इच्छानुसार प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये तो साम्यवाद से भी 10 गुनी बुरी स्थिति थी। इसे नष्ट करना ही चाहिए। इसे सहन नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। वॉल्ट्स ने डॉक्टर के हल्के सेडेटिव का इंजेक्शन लगाने दिया ताकि वह शांतिपूर्वक सोच विचार कर सके। उसे सर्वाधिक आघात इस बात से लगा था कि कितनी आसानी से कार्लोन ने उसके विश्व प्रसिद्ध $6 लाख के घोड़े को नष्ट कर दिया था। $6 लाख, और ये तो शुरुआत थी। ये सोचकर वॉल्ट्स कांप उठा। उसने स्वयं निर्मित अपनी जिंदगी पर विचार किया। वह धनवान था, विश्व की मशहूर औरतों को भूमिका देने के प्रलोभन से भोग सकता था। वह अपने धन और शक्ति के दम पर राजसी ठाठ भोग रहा था, और इस सब को एक साधारण जिद की खातिर खतरे में डाले दे रहा था। संभव था कि वह कार्लोन को पकड़वा भी दे, लेकिन घोड़े को मारने के जुर्म में कानून उसे कितनी सजा दे सकता था। उसने विक्षिप्तों की भांति अट्टहास लगाया। डॉक्टर और नौकर विचलित होकर उसे देखने लगे। उसके दिमाग में एक अन्य विचार कौंधा, कल जब लोग जानेंगे कि किसी ने उसकी सत्ता का मजाक उड़ाया है तो क्या सारा कैलिफोर्निया उस पर हंसेगा नहीं। संभव था कि उसकी भी हत्या कर दी जाए या फिर अन्य कोई पीड़ादायक तरीका आजमाया जाए। वॉल्ट्स ने कुछ निश्चय करके आवश्यक आदेश दिए, जिन्हें उसके स्टाफ ने तेजी से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर और नौकरों को कड़ी चेतावनी दे दी कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और प्रेस को समाचार दिया गया कि खार्तूम को इंग्लैंड से आते समय एक बीमारी लग गई थी जिसके कारण वह मर गया, तथा घोड़े को गोपनीय तरीके से स्टेट में ही गुप्त स्थान पर दफन कर दिया गया। 6 घंटे बाद फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने फोन पर जॉनी फॉन्टाने को सूचित किया कि आगामी सोमवार को वह काम पर उपस्थित हो जाए। उसी शाम हेगन डॉन के निवास स्थान पर पहुंचा, ताकि कल विर्गिल सोलोजो के साथ होने वाली महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए डॉन की तैयारी करा दे। डॉन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सोनी कार्लोन को भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए बुला लिया था। सोनी के चेहरे पर थकान के चिन्ह पाकर हेगन ने अनुमान लगाया कि वह अब भी मेगा फनार के साथ रंगरेलियां मनाता रहा होगा। इस अनुमान ने हेगन को और चिंतित कर दिया। डॉन कार्लोन ईजी चेयर में बैठा सिगार पी रहा था। उसने पूछा, क्या हमारे पास आवश्यक जानकारी है? हेगन फोल्डर खोलकर नोट्स पर नजरें दौड़ाता हुआ बोला, सोलोजो हमारे पास सहायता मांगने आ रहा है।
वो हमसे $10 लाख इन्वेस्ट कराने और हमारे कानूनी प्रभाव द्वारा सुरक्षा मांगने का प्रस्ताव करने वाला है। बदले में हमें अपने बिजनेस में हिस्सा देगा। बिजनेस नार्कोटिक्स नशीले पदार्थ का है। इस व्यवसाय में क्योंकि टटाग्लिया परिवार ने भी सोलोजों को समर्थन दिया अतः उनका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। सोलोजा के टकी में कंटेंट है जहां पॉपी बहुत पैदा होती है। वहां से वह इसे बिना किसी झंझट के सिजली भेजता है। सिजली में प्रोसेसिंग का पूरी तरह सुरक्षित एक प्लांट है। उसके द्वारा पॉपी को आवश्यकतानुसार माफिया या हेरोइन में बदल दिया जाता है। लेकिन इन चीजों को इस मुल्क में लाया और आगे वितरित करना सोलोजों के लिए विकट समस्या है। साथ ही धन की कमी है क्योंकि $10 लाख पेड़ों पर नहीं उगते हैं। सोलोजों को कई कारणों से तुर्क भी कहा जाता है। एक तो उसने अपना अधिकांश समय तुर्की में बिताया है और समझा जाता है कि उसके पत्नी और बच्चे भी तुर्की हैं। दूसरे वह चाकू चलाने में माहिर है या जवानी के दौर में था। वह आदमी अपने व्यवसाय में न केवल पूर्णतया कुशल बल्कि अपना बॉस भी खुद ही है। 2 बार जेल काट चुका है, एक बार इटली में और दूसरी बार अमेरिका में। अधिकारी वर्ग उस धूर्त आदमी को नार्कोटिक्स मैन के रूप में जानता है। ये बात हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि अपने रिकॉर्ड के कारण वह कभी सुरक्षा नहीं पा सकता। साथ ही उसकी एक अमेरिकन पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। यदि अपने पत्नी बच्चों की शानदार रहन सहन के प्रति आर्थिक रूप से आश्वस्त हो जाए तो वह बड़े से बड़ा खतरा भी उठा सकता है। डॉन ने सिगार का कश लेकर पूछा, तुम्हारा क्या विचार है, सांतिनो? हेगन जानता था कि सोनी क्या कहेगा। डॉन के अधीन रहकर कार्य करने में हमेशा उसे व्याकुलता अनुभव होती थी। वह स्वतंत्र रूप से अपना कोई बड़ा व्यवसाय करना चाहता था और यह प्रस्ताव उसकी इच्छा के पूर्णतया अनुकूल था। इस सफ़ेद पाउडर के व्यवसाय में धन की बारिश तो होती है। सोनी ने स्काच का बड़ा सा घूंट लेकर कहा, लेकिन ये खतरनाक भी कम नहीं है। पकड़े जाने पर 20 वर्ष की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। परंतु यदि हम उसे लाने और बेचने के बजाय कानूनी सुरक्षा और फाइनेंस की जिम्मेदारी ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुनः सिगार का कश लेकर डॉन ने हेगन से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है, टॉम? हेगन सोनी के विचार से सहमत था, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि डॉन इसे स्वीकार करने वाले नहीं थे। फलस्वरूप उसे असमंजस में पड़ा देखकर डॉन ने कहा, बताओ ना टॉम। सिसिलियन कांसेगालियोरी भी हमेशा ही अपने बॉस से सहमत नहीं होता। वे तीनों हंस पड़े। मेरे विचार से यह प्रस्ताव आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, हेगन ने कहा। इसके सभी स्पष्ट पक्ष तो आपके सामने हैं ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण और भी है। नार्कोटिक्स के व्यवसाय में हाथ नहीं डालेंगे तब कोई और भी तो डालेगा ही। संभव है कि टाटाग्लिया परिवार ही ऐसा करे। उस स्थिति में इस व्यवसाय से न सिर्फ उन्हें धन हासिल होगा बल्कि पुलिस और राजनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे और इस प्रकार वे हमारे परिवार से ज़्यादा ताकतवर होकर हमसे हमारे व्यवसाय भी छीनने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास जुए और लेबर यूनियंस के व्यवसाय हैं। फिलहाल ये दोनों ही व्यवसाय सबसे अच्छे भी हैं और नार्कोटिक्स एक नई चीज़ है, लेकिन भविष्य के वर्ष इसी व्यवसाय के हैं। अतः यदि हम इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो हमारे वर्तमान व्यवसाय भी खतरे में पड़ जाएंगे। तुम्हारी बात वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, डॉन ने प्रभावित होते हुए पूछा। इस 2 पत्नियों वाले आदमी से मुझे कल किस समय मिलना है? और उठकर खड़ा हो गया। वो कल सुबह 10 बजे यहाँ आएगा, हेगन ने आशान्वित होकर उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ कि उस समय तुम दोनों भी मेरे साथ उपस्थित रहो, डॉन ने कहा और अपने बेटे की बांह पकड़कर बोला, सांतिनो, तुम आज रात गहरी नींद सो लेना। तुम्हारी सूरत पर लानत बरस रही है। अपना ध्यान रखा करो, जवानी हमेशा बरकरार नहीं रहती। हेगन जिस बात को पूछने का साहस नहीं कर सका था, पितृ वात्सल्य से साहस जुटाकर सोनी ने पूछ लिया, पॉप, आप इसका क्या उत्तर देने वाले हैं? हिस्से की परसेंटेज तथा अन्य बातों को सुने बिना मैं कुछ नहीं कह सकता है, डॉन ने मुस्कराकर कहा। साथ ही तुम दोनों के परामर्श पर भी आज रात विचार करूंगा, क्योंकि मैं जल्दबाज नहीं हूँ। और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए लापरवाही से हेगन को टोका।
तुम्हारे नोट्स में यह बात है कि युद्ध में पहले वह तुर्क वेश्यावृत्ति के व्यवसाय से अपनी जीविका चलाता था, जैसा कि अब टाटुग्लिया परिवार करता है। ये बात लिख लो वरना भूल जाओगे। डॉन के स्वर में व्यंग्य का पुट पाकर हेगन का चेहरा सुर्ख हो गया। ये बात उसके नोट्स में थी तो सही, लेकिन उसने इस आंशिका से नहीं बताई थी कि कहीं इसे सुनकर डॉन निर्णय न बदल दें, क्योंकि सेक्स के मामले में डॉन का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। विर्गिल सोलोजो या तुर्क देखने में भी वास्तव में तुर्क प्रतीत होता था। मजबूत शारीरिक गठन, औसत कद, गहरा रंग, लंबी मुड़ी हुई नाक और नर्सतापूर्ण काली आंखें उसके व्यक्तित्व से प्रभावपूर्ण शान टपकाती थी। सोनी कार्लोन ने द्वार पर उसका स्वागत किया और फिर ऑफिस में ले आया, जहां हेगन और डॉन प्रतीक्षा कर रहे थे। हेगन ने सोचा कि ल्यूका ब्रासी के बाद यदि कोई आदमी भयंकर खतरनाक हो सकता था तो वह यही था। हाथ मिलाने की औपचारिकता के तुरंत बाद सोलोजो ने मुख्य बात प्रकट कर दी थी। व्यवसाय नार्कोटिक्स का था। सब कुछ तय हो चुका था। तुर्की में पॉपी की फसल उगाने वाले कुछ लोगों ने उसे हर वर्ष अपनी पैदावार देने का वादा कर लिया था। इसे मार्फिन में बदलने का फ्रांस में एक सुरक्षित प्लांट था तथा हेरोइन बनाने का पूर्णतया सुरक्षित प्लांट सिसिली में था। इन दोनों देशों में तस्करी में भी कोई कठिनाई नहीं थी। अमेरिका में माल लाने में 5% माल पकड़ा जाने की आशंका थी, क्योंकि FBI के आदमी रिश्वतखोर नहीं थे, लेकिन लाभ बेहिसाब था और खतरा नहीं के बराबर। फिर तुम मेरे पास किस लिए आए हो? डॉन ने नम्रतापूर्वक पूछा। मुझे अपनी उदारता के योग्य कैसे समझ लिया? मुझे $20 की आवश्यकता है। सोलोजो का चेहरा भावहीन था। साथ ही मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसके महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ दोस्ताना संबंध हों। जाहिर है कि इस व्यवसाय में समय समय पर माल लाने ले जाने वाले मेरे आदमी पकड़े भी जाएंगे। मैं ऐसे आदमियों से काम लूंगा जो एकदम नए होंगे, पुलिस में जिनका रिकॉर्ड नहीं होगा, इसीलिए जाहिर है कि जज भी उन्हें साधारण सजा देंगे। मगर मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो इस बात की गारंटी दे सके कि मेरे आदमियों को 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलेगी, ताकि वे अपना मुंह बंद रख सकें। अन्यथा 10 या 20 साल की सजा के डर से जुबान खोलकर दूसरे महत्वपूर्ण आदमियों को भी फंसवा सकते हैं। इसीलिए कानूनी संरक्षण बहुत आवश्यक है। और डॉन कार्लोन, मैंने सुना है कि तुम्हारी जेब में इतने जज हैं जितने कि किसी भी बड़ी इमारत में समा सकते हैं। प्रशंसा से प्रभावित हुए बिना डॉन ने पूछा, मेरे परिवार का कितना भाग होगा? सोलोजो की आंखें चमक उठी। 50%। फिर मृदु स्वर में बोला, पहले वर्ष आपके भाग में $30-40 लाख आएंगे, फिर यह रकम हर वर्ष बढ़ती चली जाएगी। टाटाग्लिया परिवार का भाग कितना है? डॉन ने पुनः अप्रभावित ढंग से पूछा। उन्हें मैं अपने भाग में दूंगा। सोलोजो पहली बार नर्वस प्रतीत हुआ, क्योंकि माल लाने और बेचने में मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता है। इसका मतलब सिर्फ फाइनेंस और कानूनी संरक्षण के बदले मुझे 50% का भाग मिलेगा। डॉन ने पूछा, तुम्हारे माल लाने और बेचने की सरदर्दी से मेरा कोई संबंध नहीं होगा। यही कहना चाहते हो ना तुम? अगर $20 लाख की रकम को आप सिर्फ फाइनेंस करना समझते हैं। सोलोजो ने सहमति सूचक सर हिलाया। तो डॉन कार्लोन, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। डॉन ने शांत स्वर में कहा, तुमसे मुलाकात की स्वीकृति मैंने इसलिए दी थी कि मैं टाटाग्लिया परिवार का सम्मान करता हूँ और मैंने सुना कि तुम एक सीरियस आदमी हो तथा सम्मानजनक व्यवहार पसंद करते हो। लेकिन तुम्हारी आफा मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे व्यवसाय में जितना बेहिसाब लाभ है उतना ही अधिक खतरा भी है, और इसमें शामिल होने से मेरे दूसरे व्यवसाय नष्ट हो सकते हैं। ये सच है कि राजनीतिक स्तर पर मेरे बहुत से मित्र हैं, किंतु जुए की बजाय नार्कोटिक्स के व्यवसाय में हाथ डालते ही वे मुझसे कतराने लगेंगे, क्योंकि शराब की तरह जुए को तो वे हानिरहित दुर्व्यसन मानते हैं, मगर नार्कोटिक्स के व्यवसाय को घृणित एवं नीच समझते हैं। ये मैं तुम्हें अपने नहीं उनके विचार बता रहा हूँ। कौन आदमी कैसे अपनी जीविका चलाता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारे व्यवसाय में खतरा बहुत है। पिछले 10 वर्षों से मेरे परिवार के लोग निर्भय होकर और हानिरहित ढंग से रह रहे हैं, और सहज लालच की खातिर मैं उन्हें खतरे में धकेलना नहीं चाहता।
सोलोजो के चेहरे पर निराशा के परिणामस्वरूप सिर्फ उसकी आंखें तेजी से फड़कती हुई कमरे पर निरीक्षण कर रही थीं। मानो उसे आशा थी कि सोनी या हेगन उसके पक्ष में बोलेंगे। अंत में उसने पूछा, आपको अपने $20 लाख की चिंता है? नहीं, डॉन के होठों पर सर्द मुस्कुराहट थी। सोलोजो ने पुनः कोशिश की, टटाटाग्लिया परिवार आपकी धन की भी गारंटी दे देगा। तभी सोनी निर्णय और व्यवहार की अक्षम्य भूल कर उठ बैठा। उसने आतुरतापूर्वक पूछा, हमसे बगैर किसी परसेंटेज के टाटाग्लिया परिवार हमारा धन लौटाने की गारंटी देगा। इस अप्रत्याशित हस्तक्षेप ने हेगन को आतंकित कर दिया। उसने देखा कि डॉन की सर्द व जाती नफरत से सरोबार आंखें अपने बेटे पर जमी थीं, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। इसके विपरीत सोलोजो की आंखों में संतोषपूर्ण चमक थी। डॉन के मजबूत किले में दरार उसने खोज निकाली थी। अंत में मुलाकात का पटाक्षेप करते हुए डॉन ने कहा, युवा मी लालची होते हैं और आजकल उनमें शिष्टाचार भी नहीं है। वे अपने बुजुर्गों की बातचीत में हस्तक्षेप करते हैं। जैसा कि तुमने देखा, लाड़ा प्यार के कारण मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। लेकिन सीनोर सोलोजो, मेरा अस्वीकृति फाइनल है। तुम्हें निराश करने का तो मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवसाय की सफलता की कामना करता है। सबसे विदा लेने समय सोलोजो का चेहरा पूर्णतया भावविहीन था। हेगन जब उसे बाहर छोड़कर लौटा तो डॉन ने पूछा, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हेगन शुष्क स्वर में बोला, वह सिसियन है। डॉन ने सोचपूर्ण ढंग से सिर हिला दिया। फिर अपने बेटे को संबोधित किया, सांतिनो, बाहर के आदमी को कभी यह नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है। लेकिन उस युवा लड़की के साथ रंगरेलियां मनाते तुम्हारा मस्तिष्क खोखला हो गया लगता है। इस नाटक को बंद करके अपने व्यवसाय में मन लगाओ और अब मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। सोनी को आश्चर्यचकित एवं उसके पिता को क्रोधित पाकर हेगन ने सोचा कि क्या सोनी के विचारानुसार डॉन को वास्तव में उसकी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी, और क्या वह वास्तव में नहीं जानता कि कितनी भयानक गलती कर बैठा था। यदि ये दोनों ही बातें सच थी तो हेगन कभी भी सोनी कार्लोन जैसे डॉन का कासिंगलियोरी बनना नहीं चाहेगा। सोनी के चले जाने के बाद डॉन का संकेत पाकर हेगन ने उसे एनिसेटे का ड्रिंक तैयार करके थमा दिया। डॉन उसे घूमते हुए कहा, ल्यूका ब्रासी को मेरे पास भेजो। पाए 3 महीने बाद हेगन शहर के अपने ऑफिस में जल्दी काम निपटाने में व्यस्त था, ताकि थोड़ा जल्दी जाकर अपने पत्नी बच्चों के लिए क्रिसमस की शॉपिंग कर सके। लेकिन जानी फांटाने का फोन व्यवधान स्वरूप आ पहुंचा। उसने उत्साहित स्वर में जानकारी दी कि पिक्चर की शूटिंग समाप्त हो चुकी थी और रर्शेज शानदार थे। अपने दिटपुट के 2-4 काम निपटाकर वह डॉन के लिए क्रिसमस का आश्चर्यजनक उपहार लेकर स्वयं आएगा। लेकिन हेगन के पूछने पर भी यह नहीं बताया कि उपहार क्या था, और संबंध विच्छेद कर दिया। 10 मिनट बाद दूसरे व्यवधान के रूप में हेगन को कोनी कार्लोन का फोन अटेंड करना पड़ा था। कोनी एक अच्छी लड़की थी, लेकिन विवाह होने के कारण बाद में वह कसादी बन गई थी। वह अपने पति की शिकायतें करती रहती थी और 2-3 दिन के लिए अपनी मां से मिलने आ जाया करती थी। उसका पति कार्लो रिजेंजी भी कदम निकम्मा प्रमाणित हुआ था। अच्छी खासी आमदनी के व्यवसाय को चौपट करके वह जुआ, शराब और वेश्याओं में लिप्त रहने लगा था, तथा समय असमय अपनी पत्नी पर हाथ उठाने में नहीं हिचकता था। ये बातें कोनी ने हालांकि अपने परिवार को नहीं बताई थीं, लेकिन हेगन को बता दी थीं। लेकिन क्रिसमस की खुशी के कारण इस बार अपना कोई रोना रोने की बजाय कोनी ने पिता को देने वाले उपहार के बारे में परामर्श करके और फिर हेगन के परामर्श को अस्वीकार करके फोन रख दिया था। तीसरी बार जब उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि माइकेल कार्लोन को फोन था, तो चाहकर भी हेगन बातें करने से इनकार नहीं कर सका, क्योंकि माइकेल उसे विशेष रूप से पसंद था। टॉम, माइकेल ने कहा, कल मैं के एडम्स के साथ शहर आऊंगा, लेकिन क्रिसमस से पहले पापा के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहता हूँ। क्या वे कल रात घर पर मिलेंगे? 2 चोर, हेगन ने उत्तर दिया। क्रिसमस के बाद तक के वे कहीं नहीं जाएंगे। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। कुछ नहीं, माइकेल भी अपने पिता की भांति मितभावी था। क्रिसमस पर मुलाकात होगा। मेरा विचार है कि क्रिसमस पर सब लोग लॉन्ग बीच पर ही पहुंचेंगे। हाँ,
माइकेल द्वारा फोन रख दिए जाने के बाद हेगन ने सेक्रेटरी द्वारा अपनी पत्नी को सूचित करा दिया कि वह देर से घर पहुंचेंगे परंतु डिनर घर ही होगा। बिल्डिंग से बाहर निकलकर हेगन तेजी से फुटपाथ पर चल दिया। अचानक एक आदमी को सामने खड़ा पाकर ठिठका और अगले ही क्षण आश्चर्यचकित रह गया। वह सोलोजो था। सोलोजो उसकी बांह थामकर शांत स्वर से बोला, डरो मत, मैं तुमसे बातें करना चाहता है। अचानक निकट खड़ी एक कार के दरवाजे खुल गए। सोलोजो आतुरतापूर्वक बोला, अंदर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। हेगन ने झटककर अपनी बांह छुड़ा ली। वह भयभीत तो नहीं था लेकिन उससे चिढ़ अवश्य गया था। तभी दोमी उसके पीछे प्रकट हो गए। अकस्मात ही हेगन शिथिलता अनुभव करने लगा। सोलोजो ने दबी जबान से कहा, कार में बैठो, यदि मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता तो तुम्हारी लाश कभी की यहाँ पड़ी होती। मुझ पर विश्वास करो। हेगन अविश्वासपूर्ण कार में जा बैठा। पाई माइकेल कार्लोन ने हेगन से झूठ बोला था। उसने न्यूयॉर्क में ही कठिनाई से 10 ब्लॉक दूर स्थित होटल पेंसिल्वेनिया के एक कमरे से फोन किया था। उसके रिसीवर रखते ही के एडम्स सिगरेट बुझाकर बोली, माइक, तुम तो बहुत झूठे आदमी हो। ये सब तुम्हारे ही लिए है, हनो। माइकेल पलंग पर उसके पास बैठता हुआ बोला, यदि मैं बता देता कि मैं शहर में ही हूँ तो मुझे सीधा घर जाना पड़ता और फिर हम दोनों आज रात न तो साथ साथ डिनर के लिए बाहर जा सकते थे, न थिएटर, और न ही एक दूसरे की आगोश में सो सकते थे। विवाह होने से पहले अपने पिता के घर में तो हरगिज एक साथ नहीं सो सकते। और उसे आलिंगनबद्ध करके होठों पर चुंबन अंकित कर दिया। के एडम्स ने आंखें मूंद ली परंतु चेहरे पर समर्पण की इच्छा झलक रही थी। तत्पश्चात वे दोनों डिनर के समय तक एक दूसरे में समा जाने का प्रयत्न करते रहे। डिनर के बाद थिएटर जाते समय एक स्टोर के सामने से गुजरते हुए माइकेल ने पूछा, क्रिसमस पर तुम क्या लेना पसंद करोगी? सिर्फ तुम्हें, वो उससे सटकर बोली, क्या तुम्हारे पिता मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे? प्रश्न मेरे पिता की स्वीकृति का नहीं है बल्कि यह है कि क्या तुम्हारे माता पिता मुझे दामाद बना लेंगे? आई डोंट केयर। इसका मतलब तुम कार्लोन बनाने के लिए तैयार हो? माइकेल ने मजाकिये लहजे में पूछा। हाँ। फिर वे दोनों परस्पर सटकर चलते रहे। वे निश्चय कर चुके थे कि क्रिसमस सप्ताह के दौरान दो मित्र गवाहों की मौजूदगी में साधारण तरीके से विवाह कर लेंगे। लेकिन माइकेल ने कहा था कि वह अपने पिता से अवश्य बातें करेगा, क्योंकि उसके पिता विवाह का विरोध नहीं करेंगे बशर्ते कि विवाह गुप्त रूप से न किया जाए। लेकिन इस विषय में शंकित थी। वह विवाह से पहले अपने माँ बाप को इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि कहीं वे उसे गर्भवती न समझ बैठें। लेकिन इस सत्य की चर्चा दोनों में से किसी ने नहीं की कि माइकेल को अपने परिवार से संबंध तोड़ लेने पड़ेंगे। लेकिन इस सत्य के कारण दोनों के मन में अपराध भावना जरूर थी। उन्होंने कॉलेज सत्र समाप्त होने तक सप्ताह के अंत में एक दूसरे से मिलने और फिर ग्रीष्मावकाश में साथ साथ रहने की योजना बनाई। ये जिंदगी पुरलुत्फ लगी थी। थिएटर में भावना प्रधान प्ले केराउस देखने के बाद बाहर निकले तो सर्दी बढ़ चुकी थी। की वासना में आंखों में समर्पण की विशेष चाह देखकर माइकेल ने भी उत्तेजना सी अनुभव की और निसंकोच सड़क पर आलिंगनबद्ध होकर गहरा चुंबन ले लिया। होटल की लॉबी में पहुंचकर माइकेल कमरे की चाबी लेने के लिए रुक गया और के एडम्स से कहा कि वह न्यूज़स्टैंड से जाकर अखबार ले ले। चाबी लेने के बाद माइकेल ने अधीरतापूर्वक के एडम्स की तलाश में नजरें दौड़ाईं। वह कभी तक न्यूज़स्टैंड पर खड़ी थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था तथा उसकी आंखें हाथ में पकड़े अखबार पर गड़ी हुई थीं। माइकेल उसके निकट पहुंचा तो वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से सिर्फ उसे देखते हुए ओ माइक ही कह सकी। माइकेल ने उसके हाथ से अखबार ले लिया और फिर जिस पहली चीज पर उसकी नजर पड़ी वह सड़क पर खून के तालाब में पड़े उसके पिता की फोटो थी। पास ही बैठा एक आदमी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। वह उसका भाई फ्रेडी था। माइकेल कार्लोन का जिस्म बर्फ की तरह जम गया। उसे न शौक था न भय लेकिन भयानक क्रोध अवश्य था। के सहित कमरे में पहुंचकर पलंग पर बैठ गया और अखबार फैला लिया। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, वीटो कार्लोन को गोली मारी गई। तथाकथित गुंडा सरदार गंभीर रूप से घायल।
पुलिस की कड़ी सुरक्षा में ऑपरेशन किया गया। विभिन्न गिरोहों में भयानक मुठभेड़ की आशंका। डॉन मरे नहीं हैं, माइकल ने शिथिलता सी अनुभव करते हुए कहा। वे हरामजादे उन्हें मार नहीं सके। और पूरा समाचार पढ़ने लगा। उसके पिता को शाम 5 बजे गोली मारी गई थी। इसका मतलब जब वह स्वयं के साथ मौज कर रहा था तब उसके पिता मृत्यु से भीषण संघर्ष कर रहे थे। अपराध भावना के कारण माइकल दुखी हो गया। क्या हम अभी अस्पताल चलें? के ने पूछा। नहीं, माइकल बोला, मैं पहले घर फोन करता हूँ। जिन्होंने ये हरकत की है वे पागल हैं और डॉन क्योंकि अभी जीवित है इसलिए वे हराजमादे निराश भाव से बौखला रहे होंगे। और कोई नहीं जानता कि उनका अगला कदम क्या होगा। लॉन्ग बीच स्थित निवास स्थान के दोनों फोन व्यस्त होने के कारण 20 मिनट बाद संपर्क स्थापित हो सका। सोनी की आवाज सुनाई देते ही वह बोला, सोनी में हूँ। सोनी राहत की लंबी सांस लेता हुआ बोला, ओ गॉड, नादान लड़के, हम तुम्हारे कारण से चिंतित हैं। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारी खोज खबर लेने के लिए मी भेजे हैं। है, डॉन की हालत कैसी है? माइकल ने पूछा। उन्हें कितनी गंभीर चोटें आई? बहुत ज्यादा। उन पर 5 फायर किए गए थे लेकिन वे बहुत सख्त जान हैं। सोनी गर्वित ढंग से बोला, डॉक्टरों ने कहा है कि वे ठीक हो जाएंगे। सुनो लड़के, मैं बहुत व्यस्त हूँ, ज्यादा देर से बातें नहीं कर सकता। तुम कहाँ से बोल रहे हो? न्यूयॉर्क से। क्या तुम्हें टॉम नहीं बताया कि मैं आने वाला था? उन्होंने टॉम को भी पकड़ लिया है। सोनी की आवाज धीमी हो गई, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी। हेगन की पत्नी भी यही है, लेकिन न तो उसे न ही पुलिस को हेगन के बारे में कुछ पता है। और मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता। जिन लोगों की यह करतूत है वे निश्चय ही पागल हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में अपनी जुबान बंद रखो और फौरन सीधे यहाँ आ जाओ। ओ के, तुम्हें पता है किसकी करतूत है? हाँ, और ज्यों ही ल्यूका आएगा वे लोग मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। बाजी हमारे ही हाथ ही रहेगी। मैं टैक्सी द्वारा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, कहकर माइकल ने संबंध विच्छेद कर दिया। वह हैरान था कि अखबार आए 3 घंटे हो चुके थे। रेडियो पर भी यह समाचार प्रसारित कर दिया होगा। यह असंभव था कि ल्यूका ने समाचार न सुना हो, फिर वह कहाँ था? ठीक उसी समय हेगन भी स्वयं से यही प्रश्न कर रहा था और लॉन्ग बीच में मौजूद सोनी कार्लोन भी इसी चिंता में घुल रहा था। पाई उस शाम 4:45 बजे डॉन कार्लोन ने अपनी ओलिक आयल कंपनी के मैनेजर द्वारा तैयार किए गए कागजात चेक करने के बाद जैकेट पहनी और अखबार में उलझे अपने मंझले बेटे फ्रेडी का सिर थपथपाकर कहा, गाटो से कहो कि पार्किंग से कार ले आए। चंद मिनट बाद मैं घर जाने वाला हूँ, कार में ले आता है। फ्रेडी ने कहा, पॉली आज नहीं आया। वह बीमार है, उसे फिर से जुकाम हो गया है। इस महीने में वह आज 3री बार बीमार हुआ है। डॉन ने सोचपूर्ण ढंग से कहा, टॉम से कहना कि उसकी जगह किसी स्वस्थ आदमी का प्रबंध कर दे। पॉली अच्छा लड़का है। फ्रेडी ने प्रतिवाद किया, यदि वह कहता है कि बीमार है तो जरूर बीमार होगा। मुझे कार ड्राइविंग में कोई परेशानी नहीं है। और बाहर निकल गया। डॉन कार्लोन ने हेगन के ऑफिस में फ़ोन किया तो वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने लॉन्ग बीच का नंबर डायल किया, लेकिन वहां से भी उत्तर न मिलने पर खींचकर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी कार बिल्डिंग के बाहर आ गई थी। फ्रेडी कार से उतरकर मडगार्ड के साथ टेक लगाए खड़ा था। ऑफिस मैनेजर की सहायता से ओवरकोट पहनकर डॉन बाहर निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। फ्रेडी ने अपनी पिता को बिल्डिंग से निकलता देखा तो घूमकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। कार में बैठने के लिए जाता हुआ डॉन हचकिचाया और पलटा और फिर आदत के मुताबिक मोड़ पर स्थित फ्रूट स्टैंड की ओर बढ़ गया। मनपसंद फल खरीदकर दाम चुकाने के बाद वह फलों के लिफाफे सहित वापस प्रतीक्षारत कार की ओर चल दिया। तभी 2 आदमी मोड़ पर घूमे। डॉन तुरंत समझ गया कि क्या होने वाला था। उन दोनों आदमियों काले ओवरकोट पहन रखे थे तथा काले हैट आवश्यकता से बहुत ज्यादा माथे पर झुकाए हुए थे। उन्हें डॉन के सतर्क हो जाने की आशा नहीं थी। फलों का लिफाफा फेंककर डॉन आश्चर्यजनक ढंग से कार की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, फ्रेडो, फ्रेडो। उसी क्षण दोनों आदमियों ने रिवॉल्वर से फायर झोंक दिए।
पहली गोली डॉन की पीठ में लगी, परंतु इस जबरदस्त आघात के बावजूद भी वह कार की ओर झपटा। लेकिन तभी नितंबों में लगी 2 गोलियों ने उसे सड़क पर गिरने को विवश कर दिया। बीच के दोनों आदमी भी उसे समाप्त कर देने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उसी क्षण अपने पिता की पुकार सुनकर फ्रेडेरिको कार से बाहर निकला। आक्रमणकारियों ने नीचे पड़े डॉन पर जल्दी जल्दी 2 फायर और किए। इनमें से एक गोली उसकी बांह के गोश्त को चीर गई तथा दूसरी दाईं पिंडली को। हालांकि ये घाव गंभीर नहीं थे, परंतु उनसे खून बहुत तेजी से बह रहा था। लेकिन डॉन कार्लोन अब तक बेहोश हो चुका था। फ्रेडी स्वयं को अपने द्वारा बचपन के नाम से पुकारता सुन चुका था। फिर उसने तो पहले फायरों की आवाज़ सुनी थी। जब वो कार से बाहर निकला तो उस दुर्घटना ने उसकी बुद्धि इतनी कुठित कर दी थी कि वह अपनी रिवॉल्वर निकालनी भी भूल गया। दोनों आक्रमणकारी उसे सरलता से शूट कर सकते थे, लेकिन वे खुद भी आतंकित हो गए थे। उनकी जानकारी के अनुसार फ्रेडी के पास भी रिवॉल्वर होना निश्चित थी। वे दोनों तुरंत मोड़ पर घूमकर ओझल हो गए। अकेला फ्रेडी अपने खून से लथपथ पिता के पास सड़क पर खड़ा रहा। राह चलते लोग तो दरवाजों की आड़ ले गए थे या फिर सड़क पर लुढ़क गए थे और शेष छोटे छोटे समूह में खड़े हो गए थे। फ्रेडी अभी तक भी खून के तालाब में पड़े अपने पिता के पास स्तब्ध सा खड़ा था। सहसा फ्रेडी चकराकर गिरने लगा तो कुछ व्यक्तियों ने उसे सहारा देकर एक ओर बैठा दिया। डॉन के रक्तरंजित शरीर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ ही क्षणोपरांत सायरन देती हुई पुलिस कार आ पहुंची। उसी के पीछे डेली न्यूज की रेडियो कार की डेली न्यूज की कार रुकने से पहले ही एक फोटोग्राफर नीचे कूदा और डॉन के शरीर के फोटो लेने लगा। कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी आ गई। फोटोग्राफर फ्रेडी कार्लोन की ओर आकर्षित हो गया। ताकतवर शरीर का नवयुवक बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रोता गया। उसे अजीब लगा था। डिटेक्टिव ने आवश्यक कार्यवाही आरंभ कर दी थी। एक डिटेक्टिव ने फ्रेडी से प्रश्न करना चाहा, लेकिन उसे इतना भारी सदमा पहुंचा था कि वो उत्तर देने में बिल्कुल असमर्थ था। फ्रेडी की तलाशी लेकर उसका रिवॉल्वर निकाल लिया गया, फिर उसे भी उठाकर पुलिस कार में बैठाया तथा कार चली गई। डेली न्यूज़ की रेडियो कार भी उसी के पीछे थे। फोटोग्राफर अभी भी फोटो ले रहा था। पाए अपने पिता पर गोलियां चलने के बाद आधे घंटे के अंदर सोनी कार्लोन को लगातार 5 फोन कॉल प्राप्त हुई। पहला फोन डिटेक्टिव जॉन फिलिप्स ने किया था। उसे परिवार की ओर से निश्चित रूप से वेतन मिलता था। वह घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली पुलिस कार में था। सोनी से फोन पर संबंध स्थापित करने के बाद बातचीत आरंभ करते हुए उसने कहा था, पाए, क्या तुम मेरी आवाज पहचानते हो? और उत्तर में सोनी की हाँ सुनकर वह शीघ्रतापूर्वक बोला, 15 मिनट पहले तुम्हारे पिता को उन्हीं के ऑफिस के सामने किसी ने शूट कर दिया है। वे जिंदा तो हैं लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें फ्रेम हॉस्पिटल ले जाया गया है और तुम्हारे भाई फ्रेडी को चेल्सिया पुलिस स्टेशन में। बेहतर होगा कि हम लोगों की जाति शुरू होने से पहले तुम उसके लिए डॉक्टर भेज दो। मैं तुम्हारे पिता के पास अस्पताल जा रहा हूँ। प्रत्येक नई बात की सूचना देता रहूंगा। सोनी की पत्नी सांद्रा भी वहीं उपस्थित थी। पति के चेहरे को क्रोध से तमतमाता हुआ देखकर सांद्रा ने कंपित स्वर में पूछा, क्या बात है? सोनी ने हाथ झटक कर उसे खामोश रहने का संकेत कर दिया और फिर उसकी तरफ से पीठ फेरकर माउथपीस में बोला, तुम्हें विश्वास है कि वे जिंदा हैं? हाँ, डिटेक्टिव ने उत्तर दिया, खून बहुत बह गया है, लेकिन फिर भी आशा है कि ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद, सोनी ने कहा, कल सुबह 8 बजे घर में अवश्य रहना। तुम्हारे पास $1000 पहुंच जाएंगे। रिसीवर यथास्थान रखकर सोनी ने स्वयं को संयत रखने का प्रयत्न किया। वह जानता था कि उसका क्रोध उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और वर्तमान स्थिति में क्रोध बहुत घातक साबित हो सकता था। इस समय सबसे पहला काम था कि हेगन को बुलाया जाए। उसी क्षण टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनकर उसने रिसीवर उठा लिया। फोन करने वाला एक बुकी थी जिसे डॉन के ऑफिस के क्षेत्र में काम करने का परिवार द्वारा लाइसेंस प्राप्त था। बुकी ने बताया कि डॉन को शूट करके मार डाला गया था, लेकिन कुछ के उत्तर के बाद ही साबित हो गया कि बुकी को गलत सूचना प्राप्त हुई थी। फिलिप्स की सूचना कहीं अधिक सही थी।
तीसरी बार फोन की घंटी बज उठी, लेकिन दूसरी ओर से बोलने वाले का परिचय डेली न्यूज़ के रिपोर्टर में होकर उसने रिसीवर पुनः क्रेडल पर रख दिया। फिर उसने हेगर का नंबर डायल करके उसकी पत्नी से पूछा, हेगन घर पहुंच गया है? नहीं, हेगन की पत्नी ने उत्तर दिया, लेकिन 20 मिनट तक आ जाएगा। मैं सपा के लिए उसके घर आने की आशा कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही वह आए तो मुझे फ़ोन करा देना, कहकर उसने रिसीवर रख दिया। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसने सोने की कोशिश की कि ऐसी स्थिति में उसके पिता क्या करते। इतना तो वह तुरंत समझ गया था कि यह आक्रमण सोलोजों की ओर से किया गया था, लेकिन वो समझता था कि सोलोजों में डॉन जैसे ऊंचे लीडर को मिटाने का साहस नहीं था, बशर्ते उसे शक्तिशाली गतियों का सहयोग प्राप्त हो। फोन की घंटी ने चौथी बार बजकर उसकी विचार श्रृंखला भंग कर दी थी। यस, सोनी ने जवाब दिया। टॉम हेगन हमारे पास है, उसी आवाज में कहा गया। 1 घंटे बाद अपने प्रस्ताव सहित हम उसे छोड़ देंगे, और बात सुनने से पहले कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठा बैठना, वरना भारी मुसीबत में फंस जाओगे। जो हो गया, अब हर एक को समझदारी से काम लेना चाहिए, इसलिए अपने प्रसिद्ध क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। व्यंग्यात्मक लहजे वाली आवाज सोलोजों की भी हो सकती थी, लेकिन सोनी विश्वासपूर्वक नहीं कर सकता था। अपना स्वर सामान्य रखते हुए बोला, मैं प्रतीक्षा करूंगा। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिए जाने पर उसने अपनी बहुमूल्य रिस्टवॉच पर नजर डाली और काल का टाइम टेबल क्लॉक पर नोट कर दिया। सोनी मेज पर बैठा गुस्से से होंठ काटता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है सोनी? डॉन को शूट कर दिया गया है, सोनी ने उत्तर दिया और सांद्रा के चेहरे पर प्रतिक्रिया स्वरूप आहत भय देखकर रुक्ष स्वर में बोला, घबराओ मत, वे मरे नहीं हैं और अब कुछ और नहीं होगा। उसने हेगन के बारे में उसे नहीं बताया। तभी 5वीं बार घंटी बजने पर उसने रिसीवर उठा लिया। तुमने अपने पिता के बारे में सुन लिया है? दूसरी ओर से क्लेमेंजा ने पूछा। यस, बट ही इज नॉट डेड, सोनी ने कहा। कुछ देर शांत रहने के बाद क्लेमेंजा का भाव भीना स्वर उभरा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर उत्तेजनापूर्वक पूछा, तुम्हें पूरा विश्वास है ना? मैंने तो सुना था कि सड़क पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वे जीवित हैं, सोनी ने कहा। वह क्लेमेंजा की आवाज में छुपे भावों को बारीकी से नोट कर रहा था। भाव वास्तविक प्रतीत हुए थे, लेकिन अभिनय भी उसके पेशे का एक अंग था। अब तुम्हें ही मार्गदर्शन करना होगा, सोनी। बोलो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पॉली गाटो को साथ लेकर मेरे पिता के घर पहुंचो, बस यही। क्लेमेंजा ने पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि सुरक्षा के लिए कुछ आदमी अस्पताल और घर पर तैनात कर दूं? नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी और पॉली गाटो की आवश्यकता है, सोनी ने कहा और कुछ देर शांत रहने के बाद पूछा, पॉली कहाँ मर गया था? आखिर वह कर क्या रहा था? जुकाम के कारण से वह घर पर था। सर्दी के इस मौसम में वह थोड़ा बीमार ही रहा है। पिछले 2 महीनों में उसकी कितनी बार छुट्टी की है? कुछ सतर्क होते हुए सोनी ने पूछा। शायद 3 या 4 बार। मैंने फ्रेडी से कई बार पूछा भी था कि क्या दूसरे आदमी का प्रबंध कर दूं, लेकिन उसने हर बार अस्वीकार कर दिया था। मैं तुम्हें अपने पिता के घर पर मिलूंगा, लेकिन पॉली चाहे जितना बीमार हो उसे साथ लाना मत भूलना, कहकर सोनी ने संबंध विच्छेद कर दिया। उसकी पत्नी खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। सोनी उस पर दृष्टिपात करके कर्कश स्वर में बोला, यदि हमारा कोई फोन करे तो बता देना कि मैं पिता के घर उनके स्पेशल फोन पर हैं। दूसरा कोई आदमी पूछे तो कह देना कि तुम कुछ नहीं जानती। यदि टॉम की पत्नी का फोन आए तो कहना कि टॉम किसी काम से गया है, देर से घर लौटेगा। उसकी आंखों में भय के लक्षण देखकर बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे कुछ आदमी यहाँ रहने के लिए आएंगे। तुम अभी कहना जो कुछ वे कहें। और कमरे से बाहर निकल गया। अंधेरा बढ़ गया था और दिसंबर की सर्द हवा तेजी से चल रही थी, लेकिन बाहर निकलने में सोनी को किसी बात का डर नहीं था। लॉन्ग बीच स्थित 8 मकान डॉन कार्लोन के थे। इनमें परिवार के ही सदस्य रहते थे। माल के दाहिने पर दोनों ओर के 2 मकानों में परिवार के नौकर अपने परिवारों सहित रहते थे।
तथा अर्धवृत्ताकार रूप से बने 6 मकानों में से एक में टॉम हेगन अपने परिवार के साथ रहता था, दूसरा स्वयं सोनी का था और तीसरा डॉन कार्लोन का। शेष 3 मकानों में डॉन के मित्र इस अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते थे कि आवश्यकता पड़ने पर निःसंकोच खाली कर दें। 8 मकानों पर लगी फ्लड लाइट के कारण चारों ओर दूर तक रोशनी फैली रहती थी। इस कारण से किसी के छुपकर आने का कोई प्रश्न नहीं था। सड़क पार करके सोनी अपने पिता के घर पहुंचा और अपनी चाबी से ताला खोलकर अंदर प्रवेश करते ही हाँक लगा दी, माँ कहाँ हो? उसकी माँ रसोई घर से बाहर निकली। सोनी बाँह पकड़कर उसे बैठाने के बाद बोला, मुझे अभी अभी फोन पर समाचार मिला है। तुम घबराना मत, पापा अस्पताल में हैं। तुम कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कार और ड्राइवर का प्रबंध करता हूँ। ओ के उसकी माँ ने अपलक उसे देखकर पूछा, उन्हें शूट किया गया है? सोनी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसकी माँ ने पल भर के लिए सिर झुकाया, फिर अंदर चली गई। सोनी अपने पिता के निजी दफ्तर में पहुंचा। कैबिनेट का ताला खोलकर एक टेलीफोन उपकरण निकाला। ये फोन जाली नाम और पत्ते पर दर्ज था। पहले ल्यूका ब्रासी का नंबर डायल किया। वहां से उत्तर न मिलने पर दूसरे केपोरिजम टेसियो को बुकलिक में फोन किया। यह आदमी डॉन के प्रति असंदिग्ध रूप से वफादार था। सोनी ने उसे स्थिति से अवगत करा के बता दिया कि वह क्या चाहता था। टेसियो को 50 अत्यंत विश्वसनीय आदमी भर्ती करने थे। कुछ आदमी अस्पताल में डॉन की सुरक्षा के लिए भेजने थे तथा कुछ लोग बीच पर काम करने के लिए। टेसियो ने पूछा, क्या क्लेमेंजा को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था? सोनी ने बताया कि फिलहाल वह क्लेमेंजा के आदमियों को इस्तेमाल करना चाहता था। कुछ देर चुप रहने के बाद टेसियो बोला, क्षमा करना सोनी, मैं तुम्हारे पिता के समान सलाह देता हूं कि इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि क्लेमेंजा हमारे साथ विश्वासघात करेगा। धन्यवाद, सोनी बोला, मैं ये सब सिर्फ सतर्कतावश कर रहा है। तब ठीक है, टेसियो ने कहा, सब प्रबंध होते ही मैं यथासंभव शीघ्रता से तुम्हारे पिता के घर पहुंचूंगा। तुम मेरे आदमियों को तो पहचानते हो? हाँ, कहकर सोनी ने फोन रख दिया और दीवार में लगी सेफ का ताला खोलकर नीचे चमड़े को जिल्द वाली इंडेक्स बुक निकाल ली। उसमें 3 अक्षर की एंट्रोज में उसे वांदित एंट्री मिल गई। लिखा था रे फारेल $5000 क्रिसमस इवन, साथ ही टेलीफोन नंबर भी लिखा था। सोनी उस नंबर को डायल करने के बाद बोला, फारेल। दूसरी ओर से उत्तर मिला, यस। तब सोनी ने अपना नाम बताकर फारेल को पॉलीगाटो और क्लेमेंजा के नंबर नोट करा दिए। फिर उससे कहा कि इन दोनों नंबरों को चेक करके पता लगाए कि पिछले 3 महीनों में इनसे कहां-कहां कॉल की गई थी और कहां-कहां से कॉल रिसीव की गई थी। काम क्योंकि बहुत आवश्यक था, अतः आधी रात से पहले पूरा विवरण दे दिया जाए। बदले में क्रिसमस का अतिरिक्त विशेष उपहार उसे दिया जाएगा। सोनी ने एक बार फिर ल्यूका ब्रासी का नंबर डायल किया, लेकिन उत्तर इस बार भी नदारद था। ल्यूका ब्रासी की चिंता को जबरन मस्तिष्क से निकालकर उसने स्थिति की गंभीरता पर विचार करने की कोशिश की। 10 वर्ष के पक्के में कार्लोन परिवार और उसकी ताकत को पहली चुनौती थी। निस्संदेह इस काम में सोलोजों का हाथ था, लेकिन उस अकेले में इतना साहस कभी नहीं हो सकता था। उसे न्यूयॉर्क के 5 बड़े माफिया परिवारों में से कम एक की सहायता अवश्य मिली होगी और सहायता निश्चय रूप से टाटाग्लिया परिवार की रही होगी, जिसका अर्थ था संपूर्ण युद्ध था। सोलोजों की शर्तें स्वीकार करना। सोनी मुस्कुराया। धूर्त तुर्क ने योजना तो अच्छी बनाई थी, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। डॉन क्योंकि जीवित थे, इसलिए युद्ध निश्चित था और ल्यूका ब्रासी तथा कार्लोन परिवार के साधनों से युद्ध का एक ही अंजाम हो सकता था। लेकिन ल्यूका ब्रासी था कहाँ?